दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 24वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड आई होप आपको समझ आया, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी। आज का जो एपिसोड रहेगा दोस्तों, उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उनको सोल्व करते हैं सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और बेहतर हो। तो जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या ले रहा हूँ, आपने देखा होगा पार्क्स में बहुत सारे ऐसे स्पाइरल शेप के वो स्लाइडर बने होते हैं जिन पे बच्चे जो हैं वो स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कोई मेरी एक्सिस है और सेंट्रल एक तरह से एक्सिस है और इसके अबाउट जो है वो स्पाइरल बना हुआ है हमारा। ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाइरल बना हुआ है, वो मैं एग्जैक्टली बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में एक तस्वीर आ गई होगी। और यहाँ पे सोचिए कोई बच्चा है जो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, और इस बच्चे का जो मास है वो मैं मान लेता हूँ कि 20 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का मास है। ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। इस स्पाइरल को अगर आप टॉप से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो आपको सर्कल नजर आएगा। ठीक है, और साइड व्यू देखोगे तो ऐसे घूमता हुआ आपको दिखेगा ये। ठीक है, टॉप व्यू देखोगे तो सर्कुलर आपको ये स्लाइड ऐसे नजर आएगी। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए फिक्स है 1.5 मीटर, जिस रेडियस का ये ऐसे से घूम रहा है और रेडियस 1.5 है। दूसरा आपको ये देखा है कि जो इसका थीटा है, किसी एक्सिस से हमने थीटा को मेजर किया है। सोचिए जो सामने वाली एक्सिस है वो जेड एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, उसको मैं रेफरेंस एक्सिस मान लेता हूँ। उससे हमने थीटा को मेजर किया है और वो मान लीजिए मेरा है 0.70 रेडियन। टाइम के साथ वो थीटा जो है वो बदल रहा है। दूसरा आपके पास है z और वो z दे रखा है 2 - 0.5t, इतने मीटर जो है वो z है। टाइम के साथ z जो है वो भी बदल रहा है। t = 0 पे इसकी हाइट 2 मीटर थी और धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कितना फोर्स ये जो स्पाइरल स्लाइड है ये इस बंदे के ऊपर एक्सर्ट करेगी इन ऑल द डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन है यहाँ पे, कौन कौन सी बताइए? एक है FR, एक है F थीटा और एक है FZ। ये तीनों फोर्स बताने हैं। दीज आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस स्पाइरल शेप, जो भी ये इसको आप बोलोगे। ठीक है, ये जो झूला है स्पाइरल शेप, ये 3 फोर्स इस बंदे के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है उसके ऊपर आपको इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मास आपको देखा 20 किलोग्राम। तो जरा देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। आपको इंस्टेंट भी देना चाहिए कि कौन से इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है, तो वो रैंडम कोई भी ले लो, 1 सेकंड या 2 सेकंड पे आप बताओ कितना फोर्स ये एक्सर्ट करेगा इस बंदे के ऊपर, कितना फोर्स लगेगा। तो जरा देखिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं। यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको r दे रखा है एक्सिस से डिस्टेंस और थीटा दे रखा है। इसका मतलब यहां पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेंगे और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट आएगा और एक थीटा कैप कंपोनेंट आएगा, और यहां पे इस पर्टिकुलर केस में एक z कैप कंपोनेंट भी आएगा। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट देखते हैं। ये बनेगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हमारा रेडियल होता है। और थीटा के डायरेक्शन में कौन सा होता है? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। ठीक है जी, ये हमारा थीटा कैप की तरफ हो गया और ये z डबल डॉट हमारा z कैप की तरफ हो गया। ठीक है जी, अब जरा देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो r डॉट की वैल्यू आएगी 0, तो r डबल डॉट भी मेरा क्या हो जाएगा? 0। फिर आइए थीटा डॉट, थीटा डॉट बनेगा 0.7। ठीक है, एंड थीटा डबल डॉट जो आएगा वो आएगा 0। आइए जेड डॉट, जेड डॉट बनेगा -0.5 एंड जेड डबल डॉट जो आएगा वो आएगा मेरा 0। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो r डबल डॉट मेरा 0 हो गया, r डॉट मेरा 0 हो गया, थीटा डबल डॉट 0 हो गया, z डबल डॉट 0 हो गया। इसका मतलब जो उसकी नेट एक्सेलरेशन है वो आपकी है -r - 1.5 थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट कितना है बताइए? 0.7 का स्क्वायर और -r कैप की तरफ है। इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है भाई। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। मैं इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरे पास कैलकुलेटर है 1.5 × 0.7 स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये है 0.735। तो 0.735 -r कैप की तरफ मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है इसकी। ठीक है, अब सुनिए, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि
जो नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स आपका केवल रेडियल डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। सिमिलरली थीटा डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि थीटा डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन जीरो है। वैसे आपको बता दूं, थीटा डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। ये बंदा जो है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा होगा, ठीक है, इसकी स्पीड इसका मतलब कांस्टेंट रही होगी, तभी इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आपका जीरो आया। एनीवे, तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो नेट फोर्स केवल रेडियल डायरेक्शन में है, वो भी टुवर्ड्स द सेंटर माइनस आर कैप की तरफ है, ठीक है। तो अब अगर यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई जो इस बंदे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा वो रेडियल डायरेक्शन में कितना होगा। ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा होगा इसको, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा इसको, कोई रस्सी से तो बंधा हुआ नहीं है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन उसको अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो वो जो फ्रिक्शन आएगा रेडियल डायरेक्शन में दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 20 इंटू 0.735, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, 14.7 न्यूटन। सो 14.7 न्यूटन का इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ आपका ये फोर्स लग रहा होगा। तो इसको माइनस आर कैप लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थीटा डायरेक्शन में। तो थीटा डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होगा भाई, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई फोर्स नहीं होगा, एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है। तो एफ थीटा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा थीटा डायरेक्शन में, क्योंकि वैसे भी आप सोचो कि स्लाइड के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, तो एक तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आती है जब उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज हो नहीं रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो कोई फोर्स नहीं होगा उधर। अब आते हैं जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में एक फोर्स तो अपने को पता है, कौन सा, mg, लेकिन जेड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो इसका मतलब उस mg फोर्स को जीरो कौन बना रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब ये जो स्पाइरल शेप की जो स्लाइड बनी हुई है, ये उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स और एक्सर्ट करेगी जेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि एफ जेड माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां से एफ जेड आ जाएगा मेरे पास। तो एफ जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20 इंटू 9.81 न्यूटन। ये और एक और फोर्स आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तीन फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये जो आपकी स्पाइरल शेप का जो ये स्लाइड बनी हुई है, ये इस बंदे के ऊपर ये तीन फोर्सेस एक्सर्ट कर रही होगी। आई होप आपको ये क्लैरिटी आपको मिली, आपको आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जरा चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा देखते हैं। आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं जो जंप लगाते हैं, जो, ठीक है, जो कलाबाजी करते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सोचिएगा। देखिए ये कोई रेफरेंस डायरेक्शन है, यहां से मैं, कोई मोटरसाइकिलिस्ट है जो जंप लगा रहा है ऐसे, और एक सरफेस पे लैंड कर रहा है। ये कोई सरफेस है, ऐसे आया और यहां पे लैंड कर गया अल्टीमेटली, ठीक है भाई। ये कोई मोटरसाइकिलिस्ट था, ठीक है, ऐसे जंप लगाया और ऐसे लैंड कर गया। अब यहां से उसकी आर मेजर हुई है, हम उसकी आर को मेजर कर रहे हैं। आर जो है वो दे रखा आपको 5 थीटा, और थीटा कहां से मेजर हो रहा है, थीटा इस रेफरेंस लाइन से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम थीटा को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये दे रखा है, आपको ये भी दे रखा है कि इसका जो थीटा बदल रहा है वो है 0.4 रेडियन पर सेकेंड से, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, एंड थीटा डबल डॉट जो है वो है 0.8 रेडियन पर सेकेंड। इसका जो मास है वो है मान लीजिए 200 किलोग्राम, ऐसे आपको दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आपको देखा जब ये थीटा 5 पाई बाई 3 होगा तब ये सरफेस पे लैंड कर चुका होगा, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, तो वहां पे आपको नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितने होंगे वो आपको बताना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, अब सबसे पहले काम करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को आर डॉट चाहिए। तो आर डॉट क्या होगा, आर डॉट होगा 5 थीटा डॉट। यहां से अगर देखोगे तो
एंड आर डबल डॉट क्या होगा, वो होगा 5 थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो 5 थीटा डॉट क्या बनेगा बताओ जरा, वो बन जाएगा 2 एंड आर डबल डॉट क्या बन जाएगा 4। ठीक है, आर डबल डॉट जो है आई थिंक मैंने सही लिखा है भाई। तो जरा देखिए अब एक्सेलरेशन जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ये बनेगी भाई। तो अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन निकालूं दोस्तों, तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी आर डबल डॉट विच इज 4 माइनस आर इज 5 थीटा, और थीटा की वैल्यू 5/3 पुट कर देता हूं, इनटू थीटा डॉट स्क्वायर करोगे तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा आर कैप प्लस बताइए 2 आर डॉट थीटा डॉट, तो 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट इज 2, तो ये तो 4 बन जाएगा, एंड थीटा डॉट जो है वो 0.4 तो 1.6 ये हो जाएगा, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 25/3, थीटा डबल डॉट 0.8। सही है जी, कुछ इस तरह का हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं दोस्तों, तो मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूं कि ये वाला कंपोनेंट जो है कितना आया है, 4 माइनस 25 पाई इंटू 0.4 इंटू 0.4, 2 बार 0.4 आ गया ना, नीचे 3 कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आई है ये है -1.89 लिख लो, चलो ये हो गया आर कैप, प्लस ये जो वैल्यू आई है इसको भी जरा देख लेते हैं, ये कितनी है भाई 1.6 प्लस कर दीजिए 25 पाई इंटू 0.8 डिवाइड बाई 3 कर दो। ठीक है, और ये आया है 22.544 थीटा कैप। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट आ गए हमारे पास। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, उसके रेडियल कंपोनेंट आ गया एंड थीटा कैप कंपोनेंट आ गया। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे फोर्सेस को देखते हैं किधर किधर होंगे। अब वो कैसे देखोगे भाई फोर्सेस किधर किधर होंगे, उसके लिए एक चीज आप याद रखिए, जो फोर्स लग रहा होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, सरफेस के टेंजेंशियल, एंड इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो नॉर्मल फोर्स आएगा, इसके परपेंडिकुलर जो बनेगा वो नॉर्मल फोर्स बनेगा। अब यहां पे 2-3 दिक्कतें हैं दोस्तों, 2-3 क्या दिक्कतें हैं, हमें ये क्या पता कि जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इसके भी टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। सरफेस के टेंजेंशियल होगा, जिस सरफेस पे लैंड कर रहा है उसके टेंजेंशियल जरूर होगा, बट इस कर्व के भी नॉर्मल होगा, कर्व के भी टेंजेंशियल होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, आप बोलोगे क्यों सर, भाई जरा देखिए, जो कर्व है वो कुछ इस तरह का है मेरा, यहां से शुरू हुआ और ऐसे जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो उस रैंडम पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इधर होगा, ये मेरा टेंजेंट है, और ये मेरी रेडियल डायरेक्शन होगी आर कैप, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो थीटा कैप होगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि थीटा कैप और टेंजेंट मेरे एक ही डायरेक्शन में आए। ठीक है, थीटा कैप और मेरा जो कर्व के जो टेंजेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में आए। पॉइंट को समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा साई, और आप जानते भी होंगे टेन साई जो होता है वो होता है आर डिवाइड बाई डी आर बाई डी थीटा, ये हमने डिराइव करवाया था। ठीक है जी, अब सेम केस यहां पे भी आएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो टेंजेंट की तरफ होगा, ना कि थीटा कैप की तरफ। किसके टेंजेंट, इस कर्व के टेंजेंट, क्योंकि कर्व का टेंजेंट और ये जो नीचे वाला पाथ का टेंजेंट मैं सेम ही मान रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं पता नहीं पहले क्या बोला था, बट अभी उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। जो इस कर्व का जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा, बट कर्व के जो टेंजेंट डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो थीटा कैप की तरफ हो, थीटा कैप अलग हो सकता है। ठीक है, थीटा कैप की डायरेक्शन अलग हो सकती है और कर्व के टेंजेंट अलग डायरेक्शन में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं करनी है भाई। ठीक है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैं टेंजेंट ले रहा हूं, किसके, कर्व के। आप बोलोगे सर क्यों, कि आपको तो पाथ के टेंजेंट लेना चाहिए, बात तो सही है, पाथ के टेंजेंट लेना चाहिए, बट पाथ की इक्वेशन तो मुझे पता नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि यहां पे जैसे ही मोटरसाइकिल यहां पे लैंड किया है, यहां पे जो कर्व के टेंजेंट डायरेक्शन आएगी और जो पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन आएगी वो सेम ही होगी।
सही है। अब चलिए अब जरा इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं यहां पे हूं, जरा सोचिए इस जगह पे हूं, तो ये क्या है, मेरी रेडियल डायरेक्शन है, और टेंजेंट मेरा जो होगा वो आपका इस तरफ मेरा टेंजेंट होगा, ये मेरा टेंजेंट है, और थीटा कैप जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस रेडियल डायरेक्शन के, ये जो रेडियल डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा भाई, ये मेरा थीटा कैप डायरेक्शन होगा, ये मेरा टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं साई, और इधर ही फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ध्यान देना भाई। तो टेन साई निकालते हैं, तो टेन साई विल बी इक्वल टू आर की वैल्यू है 5 थीटा, तो 5 इंटू 5π/3 ये हो गया 5 थीटा अपॉन डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा इस 5 ये कट गया, तो यहां से साई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10 इनवर्स ऑफ 5π/3, इट कम्स आउट टू बी 79 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं, ठीक है, शिफ्ट करके 10 इनवर्स में, तो मेरे पास कैलकुलेटर है भाई, मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, और ये जो वैल्यू आई है मेरे पास ये है 79.1819 लिख लो, 187 है तो 19 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास साई आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिए यहां पे ये मेरी रेडियल लाइन आएगी, नहीं इसे इधर ही दिखा देते हैं, तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, मैं रब कर रहा हूं, जरा देखिए दोस्तों, इसको दोबारा से बना देता हूं मैं। तो यहां पे ये मेरी रेफरेंस लाइन थी, और इसके साथ ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये मेरी रेडियल लाइन है, ठीक है, ये मेरी जो टेंजेंट लाइन है, थोड़ी सी ऐसे ले लेते हैं ना, तो ओहो चलिए ऐसे ले रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे रैंडम सा ले रहा हूं। तो जरा देखिए दोस्तों, ये मेरी टेंजेंट लाइन होगी, थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है, और कुछ वो नहीं है, ठीक है, और ये मेरी रेडियल डायरेक्शन होगी आर कैप, ये मेरा क्या हो गया बताओ, ये मेरा हो गया थीटा कैप। थोड़ा मैंने अलग अलग दिखाने के लिए इस तरह का थोड़ा सा टेढ़ा सा कर्व ले लिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कर्व ऐसे बना के, भाई ऐसे मान लिया यार, थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ठीक है। और ये जो एंगल है टेंजेंट के साथ आर कैप का, ये साई है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे फोर्सेस को दिखाना होगा तो कौन कौन से फोर्सेस को दिखाएंगे, जरा देखिए। जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मेरा इधर लगेगा टेंजेंट की तरफ, और नॉर्मल फोर्स इसके नॉर्मल होगा, ध्यान दीजिएगा, इस फ्रिक्शन के नॉर्मल होगा, ये ध्यान देना भाई, ये मेरा नॉर्मल फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसके नॉर्मल होगा ये, और एक मेरा लग रहा होगा mg फोर्स, नीचे mg फोर्स, बस यही फोर्सेस लग रहे हैं, और तो कोई फोर्स है नहीं भाई, ठीक है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। और हमारे पास दो डायरेक्शन, एक आर कैप और एक थीटा कैप, एक्सेलरेशन अपने को पता है उनकी, तो हम एक काम करते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं, आर कैप की तरफ क्या होगा और थीटा कैप की तरफ क्या होगा, और न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एफ नेट मस्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालोगे, अगर ये एंगल आपको पता है 79.19 है, तो ये कितना होगा बताओ, इसको 90 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो -90 करेंगे तो कितना बन जाएगा 10.81, ये बनेगा 10.81, ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूं, जो रेडियल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये जो पूरा एंगल है ये आपको दे रखा है 5π/3, माइनस यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो है 3π/2, तो जब आप डिफरेंस लोगे तो सीधा सीधा π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ये। तो ये जो एंगल है ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थीटा कैप डायरेक्शन बनेगी, ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री आ जाएगा भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, एक काम करते हैं, सारे फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं, रेडियल डायरेक्शन में देख लेते हैं नेट फोर्स क्या होगा, और आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो सॉरी थीटा कैप डायरेक्शन में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियल डायरेक्शन में देखते हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स आएगा, जरा देखिए। एक तो एफ का बनेगा, बट पहले मैं इधर का ले रहा हूं ना, एन का ले लेता हूं। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, जरा सोचिए, ये वाला एंगल होगा 10.81 डिग्री, ये वाला एंगल भी 10.81 होगा, जरा चेक करके देख लो भाई, क्योंकि एफ और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और थीटा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से आप निकाल सकते हो 10.81 बनेगा। तो अगर मैं n का ये कंपोनेंट लूं तो मैं बोलूंगा n cos 10.81, n cos 10.81 इधर आ गया, उसमें से माइनस कर देता हूं इस f का नीचे की तरफ कंपोनेंट, f cos 79.19, f का मैंने इधर की तरफ कंपोनेंट ले लिया, n का इधर की तरफ ले लिया, और mg का भी इधर ले लिया,
माइनस mg कोस ऑफ 30। ये मेरा नेट फोर्स आ गया किधर, ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1.89। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स मेरा माइनस आर कैप की तरफ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस नहीं किया। और इस mg को भी उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 200 इंटू 9.81 इंटू कोस 30 किया ना आपने, तो कोस 30 होता है √3/2। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहां से बन गई है। अब आइए दूसरी इक्वेशन, ये तो आर कैप की तरफ लिखा हमने, थीटा की तरफ देखते हैं। अब थीटा कैप की तरफ कंपोनेंट आ जाओ। एक तो एफ का कंपोनेंट आएगा, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कोस 10.81, ये तो एफ का हो गया भाई। अब आइए नॉर्मल का, तो नॉर्मल भी तो थीटा के की तरफ आएगा ना। ये एंगल मुझे पता 79.119 है, तो n कोस 79.19 डिग्री, और बराबर की इधर क्या हो जाएगा, अच्छा एक और भी तो आएगा ना भाई, माइनस आएगा ना यहाँ पे, माइनस mg का भी तो इधर आएगा ना, थीटा के उल्टा आएगा थीटा कैप से, तो माइनस mg cos 60, ये 60 एंगल है, mg cos 60 इधर चला जाएगा, तो मैं cos 60 को उधर ले जाता हूँ ना, तो mg cos 60, तो 200 इंटू 9.81 cos 60 को हाफ कर देता हूँ, mg cos 60 दिया गया। तो ये माइनस का था इधर, उधर लेके बराबर का प्लस लिख दिया। अच्छा मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो आएगी, न्यूटन सेकेंड लॉ यार है, ये तो नेट फोर्स था अभी तक का, मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 200, और एक्सेलरेशन थीटा कैप की तरफ कितनी है 22.544 डिग्री। तो मुझे लगता है अब यहां से आप जो है, ये दो इक्वेशन बन गए हैं, दो अननोन है, n एंड f की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि n एंड f की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बनेगा 5.03 किलो न्यूटन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे जो थीटा कैप की जो डायरेक्शन होती है वही मेरी टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। नहीं भाई, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व के टेंजेंट जो है ना, जो इस पाथ का जो टेंजेंट है वो अलग होगा, थीटा कैप अलग होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आई होप आपको ये समझ आया है। यहां से आप नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी एक और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। सोचिए मेरे पास कोई पायलट है एयरप्लेन का, और वो ऐसे अपनी प्लेन को लेके आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे ऊपर उठ रहा है, और वो कौन से कर्व पे ऊपर उठ रहा है वो आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ये उसका प्लेन है सोचिए, और ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब जो ये ऊपर उठ रहा है दोस्तों, ये एक इस कर्व पे ऊपर उठ रहा है। ऐसा कोई कर्व है जिस कर्व के ऊपर ये ऊपर उठ रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है, इस कर्व की इक्वेशन के ऊपर जा रहा है। शुरू में ऐसे नहीं था, इस पॉइंट के बाद आप कह सकते हो यहां से आपका इस पाथ के ऊपर चल रहा है, तो इस पाथ की इक्वेशन दे रखी है। कैसे दे रखी है, यहां से इसकी एक एक्सिस है जिससे आपको ये थीटा मेजर किया गया है, ठीक है। इसका यहां से एक तो थीटा में मेजर कर रहा हूं, ये मेरा एंगल है थीटा, यहां से थीटा मेजर हुआ है, और ये मेरी आर मेजर हुई है। आर वेरी हो रहा है थीटा के साथ, आर हो रहा है 200 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। मान लीजिए दे रखा है आपको इतने मीटर का, आपको ये दे रखा है आर, आपको दे रखा है एट दिस पॉइंट ए जो स्पीड है वो मेरे पास 85 मीटर पर सेकेंड है कांस्टेंट। ये आपको कांस्टेंट दे रखी है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है अगर इसका मास, जो ये बंदा इसको जो फ्लाई कर रहा है, उस बंदे का मास 80 किलोग्राम का है, तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। जब ये ए इंस्टेंट पे है तो उस टाइम पे इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा वो आपको बताना है। तो यार एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और एक आपका नीचे mg लग रहा होगा, बस दो ही फोर्स हैं भाई, ठीक है, और तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपको आर थीटा की रिलेशन पता है, तो आप जो है एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे बताओ जरा। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस कोरियोलिस पार्ट प्लस आर अल्फा थीटा कैप, ये होता है दोस्तों। अब जरा देखो, मुझे आर तो पता है,
आर डॉट निकाल लेते हैं। आर डॉट क्या बनेगा, -200 साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, और थीटा की वैल्यू इस जगह पे क्या है, ए पॉइंट पे 0 है, तो ये इस इंस्टेंट पे आर डॉट मेरा 0 हो जाएगा। अब आइए आर डबल डॉट अगर आप देखोगे तो बनेगा -200 साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कोस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर -200 साइन थीटा थीटा डॉट डबल डॉट स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा भाई। अब सुनिए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है ए पॉइंट पे, तो ये आपका खत्म हो गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -200 कोस 0 तो 1 हो गया थीटा डॉट का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा आर डबल डॉट। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि थीटा डॉट कैसे निकालें, यहाँ पे थीटा डॉट कैसे निकालें। आपको इस ए पॉइंट पे स्पीड दे रखी है और वो कांस्टेंट स्पीड है, ये आपको दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये मेरी वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से स्पीड निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 85 एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आप ये कह सकते हो। और ए पॉइंट पे लिखा हमने ये, तो ए पॉइंट पे आर डॉट की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पे आर डॉट की वैल्यू है 0, तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आप कह सकते हो आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ठीक है, नहीं ये स्क्वायर तो कट गया ना, आर थीटा डॉट की वैल्यू जो है, आर थीटा डॉट की वैल्यू जो है 85 आ गई है, तो यहां से मेरे पास थीटा डॉट आ जाएगा 85 डिवाइड बाय आर, और जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो आर की वैल्यू जो होगी वो आपकी 400 होगी। आप देख सकते हो, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये होगी 400, तो थीटा डॉट जो है वो मेरे पास 400 आ गया। अब आइए थीटा डबल डॉट, तो थीटा डबल डॉट जो है वो 0 आएगा, क्यों भाई, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, जो टेंजेंशियल स्पीड है वो वेरी नहीं कर रही, और टेंजेंशियल स्पीड ही अल्फा के साथ जुड़ी रहती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आती है वो इसके रेट ऑफ चेंज की वजह से आती है। अब ये तो हो ही नहीं रहा चेंज, तो इसका मतलब इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी वो 0 आएगी, इसका मतलब थीटा डबल डॉट जो है वही तो अल्फा होता है ना, आर अल्फा ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरी 0 है, इसका मतलब अल्फा 0 आ गया, इसका मतलब थीटा डबल डॉट जो है वो मेरा 0 आ गया। तो यहां से हमने ये दो चीजें और निकाल ली। अब एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो आर डॉट मेरा 0 है, तो आर डॉट 0 है तो ये खत्म हो गया, थीटा डॉट मेरा 0 है तो ये भी खत्म हो गया, केवल ये बचेगा भाई। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, जब ये ए पॉइंट पे होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, आर डबल डॉट कितना है, ये वैल्यू पुट कर देता हूं भाई, ये बन गया -200 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट है 85/400, तो इंटू में 85/400 और कर देता हूं भाई, थीटा डॉट का स्क्वायर करना ना, ये कट गया भाई यहां से 2, तो कितना आ गया 85 का स्क्वायर डिवाइड बाई 800, ये मेरे पास माइनस का बन गया भाई। ठीक है, आर डबल डॉट जो है तो ये मेरा नेगेटिव आ गया, तो यहां पे पुट कर दूं माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो ये बन जाएगा 85 इंटू 85 डिवाइड बाई 800। ठीक है, ये कितना बन रहा है 9, ये बन रहा है 9 -9 9.03 बन रहा है, और 9 लिख देता हूं मैं इसको, माइनस आर की वैल्यू क्या है जब थीटा की वैल्यू 0 है तो 400 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, तो वैसे आसान ज्यादा इजी ये होता, जरा देखिए, इतना ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को यार। जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, आर डबल डॉट कितना है, वो है -200 थीटा डॉट का स्क्वायर, यही है, माइनस आर की वैल्यू कितनी है, ए पॉइंट पे 400 है, और थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप, ये बन गया भाई एक्सेलरेशन। तो अब जरा देखिए, इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -600 थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट कितना है 85/400 इंटू 85/400। तो अगर मैं इसको निकालूं और ये आर कैप की तरफ आ गया, तो ये एक्सेलरेशन में निकाल लेता हूं एक बार, तो ये क्या एक्सेलरेशन है जरा देखिए, तो ये बन जाएगा 85 का स्क्वायर कर दिया हमने, और नीचे 400 इंटू 400 कर दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 27.09 -27.09 आर कैप। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो माइनस आर कैप की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो यहां से अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। n माइनस mg करोगे तो ऊपर की तरफ ही तो आएगी भाई नेट फोर्स,
तो नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, एंड विच इज 27.09। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी नॉर्मल फोर्स की, इट कम्स आउट टू बी 80 इंटू 27.09 प्लस 9.81। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी जरा देखिए, 27.09 प्लस 9.81 कर दो, ये जो वैल्यू आएगी उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मल फोर्स जो बनेगा वो बनेगा 2952.3 न्यूटन का मेरे पास जो है वो नॉर्मल फोर्स आ गया दोस्तों। ठीक है, इतना नॉर्मल फोर्स यहां पे इसको फील होगा, रिएक्शन फोर्स आप कह सकते हो ये। ठीक है, ये सीट जो है वो रिएक्शन फोर्स इसको देगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया दोस्तों। तो चलिए आज का जो एपिसोड है उसको हम यहीं पे एंड करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एंड कुछ नई चीजों को वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।